तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तो दोस्तों, जो तुम्हारा सपना है, जो भी तुमने गोल सेट किया है, वो तुम्हारा ही सपना नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता का भी है। जो तुम्हारे माता पिता भी वो सपना देखते हैं, तो अपनी अच्छी मेहनत के साथ मेहनत पर लगे रहिए, अपने जी जान से मेहनत करते जाइए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि आप जुड़ चुके हो ज्ञानंद मैथ क्लासेस के साथ। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानंद मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं 9th 10th की वीडियो को डेली से डाल रहा हूँ, और आज मैं 11th का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये पहला लेक्चर होगा। तो पहला आपका लेक्चर है समुच्चय, उसके बारे में समझते हैं। तो पहले समुच्चय को समझने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो समुच्चय, इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, तो सेट। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। मैं आपसे बोलूं कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, मैं आपसे बोलूं कि इन नंबर को एक किस अल्फाबेट के किस अक्षर द्वारा इसको डिनोट करूं, जिससे कि ये पूरा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 को, इनको नंबर को ना लिख के मैं ऐसे किस नंबर से लिखूं जिससे कि ये पूरे नंबर आपके क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो इनको किससे व्यक्त कर दोगे आप? एन से व्यक्त कर दोगे। किससे कर दोगे? एन से व्यक्त कर दोगे। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यही क्या समुच्चय है? क्या है? समुच्चय है। इसी प्रकार ये एन क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? एन। यहां पे लिखो एन बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार आपके पूर्ण संख्या भी आते हैं, वो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सही है। तो क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाएगा तुम्हारा, है। इसी प्रकार तुम्हारे पूर्णांक होते हैं जेड। जेड क्या हो जाएगा? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार हम बात करें, मान लो तुम्हारे जो परमेय संख्या होती हैं, इसी प्रकार तुम्हारे रियल नंबर होते हैं, हैं? इसी प्रकार इसमें भी जो तुम्हारे पूर्णांक होते हैं क्या तो जेड प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे क्यू प्लस होते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे आर प्लस भी होते हैं। ये क्या सभी धनात्मक चलती हैं, ये संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये क्या आएगा? क्यू मतलब परमेय संख्या का समुच्चय, परमेय का समुच्चय। इसी प्रकार आर क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार धनात्मक तुम्हारे परमेय संख्या का समुच्चय, इसी प्रकार धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो ये क्या हो? सारे ये समुच्चय हुए तुम्हारे हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो 1 2 3 4 5 6 जो मैंने गिनती लिखी थी, मैंने आपसे बोला कि इनको किसके द्वारा, एक अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट किस अक्षर द्वारा डिनोट कर दो, जिससे कि ये सारे नंबर डिनोट हो जाए। तो आपने ये अक्षर न लिख के क्या करता है? एन से डिनोट कर देंगे, हैं। तो ये क्या हुआ? एक समुच्चय हुआ। क्या हुआ? समुच्चय हुआ। अब इसकी जो तुम्हारा समुच्चय पार्ट है उसके बारे में समझते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे मतलब ये एक्चुअली में ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, एक जॉर्ज कैंटर नामक एक मैथमेटिशियन हुए, जो यूनान से बिलोंग करते थे। तो वो क्या करते थे, एक बार वो त्रिकोणमिति की एक श्रेणी को हल कर रहे थे। त्रिकोणमिति की एक श्रेणी, आपने त्रिकोणमिति 10th में पढ़ी होगी, आप 11 12 में उसका एडवांस भी पढ़ोगे। तो जो जॉर्ज कैंटर थे, एक मैथमेटिशियन, तो वो क्या कर रहे थे? एक त्रिकोणमिति की एक श्रेणी को हल कर रहे थे।
तो वहां पे उस समुच्चय का प्रयोग किया था, वहीं से इस समुच्चय की क्या हुई है, खोज हुई है। तो वहीं से हम तभी से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसकी परिभाषा की तरफ पढ़ते हैं। तो वैसे अपने शब्दों में जो परिभाषा हम बताएं तो परिभाषा इस प्रकार होगी अपने शब्दों में, जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु हो है, उसके संग्रह या समूहों को जो सुप्रभाषित हो, क्या हो, पहले से वेल डिफाइंड हो, कोई सिद्ध हुई चीज हो, उसके समूह को क्या कहेंगे हम, समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लो आपकी कक्षा हुई, क्लास हुई, क्लास में क्या बच्चे हैं, तो जो बच्चों का जो समूह है वो क्या हुआ, समुच्चय हुआ। इसी प्रकार मान लो एक टोकरी में क्या है, आम है, तो वो जो आमों का जो समूह है वो क्या हुआ, समुच्चय हो गया है। इसी प्रकार मान लो एक गांव में घर है, गांव में मान लो बहुत से घर होंगे हैं। इसी प्रकार मान लो भारत में बहुत से राज्य हैं, तो ये भारत के जो राज्य हैं वो क्या हुआ, एक समुच्चय हुआ है। तो जो समुच्चय होता है, वैसे जो गणित की भाषा में जो इसकी डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी कि वस्तुओं के सुप्रवासित संग्रह या समूहों को, वस्तुओं के सुप्रवासित संग्रह या समूहों को ही क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं। और इसको आगे समझते हैं। यदि आपने मैंने ये नंबर के बारे में बताया कि नेचुरल होता है, ये होल नंबर होता है ये, और ये तुम्हारे ये पूर्ण संख्या को समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, ये सभी संख्या के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुकी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नंबरों के बारे में आप जानते नहीं है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो आप वो वीडियो जाकर उसे देखिए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, वस्तुओं के सुप्रवासित संग्रह या समूहों को समुच्चय कहते हैं। जो आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो जो डेफिनेशन दे रखी है, इसको सुप्रवासित को एक तरह से वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड, जो तुम्हारा समुच्चय वो सेट होता है, एसईटी सेट में समुच्चय सेट्स, सही है। तो आपने इसके समुच्चय को तो समझा, मैंने बताया कि जो भी तुम्हारी क्लास है, जो भी गांव है, जो भी तुम्हारे भारत के जो राज्य है वो क्या समुच्चय, मतलब जो भी जहां पे तुम्हें आपको समूह दिख गया है वो क्या है, समुच्चय है। लेकिन आपको एक दिख रहा होगा सुप्रवासित क्या होता है। इस सुप्रवासित को हम समझते हैं कि सुप्रवासित एक्चुअली में होता क्या है। वैसे मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मैं आपसे बोलूं, ऐसे मान लो मैं आपसे बोलूं 1 से, या ऐसे बोलूं 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। मैंने क्या बताया, जो 10 से छोटी है वो विषम प्राकृतिक संख्या को समुच्चय है। तो आप बोलोगे कि प्राकृतिक संख्या तो एन से नोट कर दोगे हैं, तो क्या होगा, आप बोल दोगे 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। पहले हम इसको वैसे एक्चुअली में समझ क्या रहा हूं, सुप्रवासित तो शब्द को समझते हैं, सुप्रवासित वैसे एक्चुअली में होता क्या है। तो मैंने बोला 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो एक स्टूडेंट ने बोला 1, 3, 5, 7, 9, इससे आगे नहीं होगी। जो दूसरा स्टूडेंट था उसने भी बोला कि 1, 3, 5, 7, 9, जे मैंने भी बोला कि 1, 3, 5, 7, 9 यही होगी। यही दूसरे टीचर ने भी बोला कि 1, 3, 5, 7, 9 ही होंगी, क्योंकि आपको पता है 10 से छोटी संख्या यही है और वो भी विषम संख्या यही है। तो मतलब ये क्या बात सत्य हुई, चाहे मैं कहूं या कोई दूसरा स्टूडेंट कहे, चाहे दूसरा टीचर कहे, जो 10 से विषम छोटी प्राकृतिक संख्या होंगी वो क्या होंगी, केवल और केवल यही होंगी। तो ये क्या हो, सत्य हुई, ये सुप्रवासित चीज है। इसी के द्वारा, जैसे मान लो मैं दूसरा उदाहरण दूं, जैसे मान लो भारत की नदियां होती हैं, क्या होती हैं, भारत की नदियां। तो भारत की नदियां कोई अनंत तो होती नहीं, ये अप्रवासित तो है नहीं है, ये प्रवासित है कि इसकी कोई एक लिमिट है कि हाँ भारत में जो नदियां हैं लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मान लो बहुत सी नदियां हो, लिमिट नहीं है। तो ये इसका क्या उदाहरण हुआ, भारत की नदियां ले लेते हैं। भारत की नदियां, तो ये आपका क्या, भारत की जो नदियां था तो आपका क्या हुआ, ये सुप्रवासित हुआ है कि मान लो कोई लिमिट है, कोई ऐसा नहीं है कि मान लो अनंत तक हो। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं, एक और उदाहरण लेते हैं, मान लो त्रिभुज, जैसे मान लो त्रिभुज,
त्रिभुज के प्रकार है। त्रिभुज के प्रकार आप बोलोगे इनके सर त्रिभुज के प्रकार दो तरीके से होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक होती है कोण के आधार पर है। और भुजा के आधार पर हो जाएंगे, आप कह दोगे कि समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु हो जाएगा, एक समद्विबाहु हो जाएगा है। इसी प्रकार आप कोण की भी कह दोगे, एक मान लो न्यून कोण हो जाएगा, शून्य कोण हो जाएगा, एक तुम्हारा समकोण हो जाएगा है, एक तुम्हारा वृहत कोण हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा। ये आपके जो सभी जो ये क्या है, त्रिभुज के प्रकार हैं। तो ये प्रकार मान लो यही तो होंगे, मान लो भुजा के आधार पर ये 3 होंगे और कोण के आधार पर मान लो 4-5 ये होंगे कि न्यून कोण हुआ आपका, शून्य कोण हुआ, समकोण हुआ, वृहत कोण हुआ, ऋजु कोण हुआ, संपूर्ण कोण हुआ। ये क्या है आपके त्रिभुज के प्रकार है। तो ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि मान लो इनके अलावा और कोई प्रकार हो, तो ये क्या फिक्स है। फिक्स का मतलब ये क्या है, पहले से सिद्ध हुई चीज है, मतलब क्या है, सुप्रवासित है। तो मैं सुप्रवासित को ही समझा रहा हूं आपको। सुप्रवासित क्या होता है मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। हम लोग 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या को समझे, विषम प्राकृतिक संख्या को समझे, आपने बताया कि ये संख्या होंगी। हाँ, ये सत्य बात है, कहीं भी चले जाओ जो प्राकृतिक संख्या यही रहेंगी तुम्हारी 10, जो कि विषम प्राकृतिक संख्या है। हमने बोला भारत की नदियां, भारत की नदियां फिक्स है, मान लो ऐसा नहीं है कि अनंत है, मान लो कि अब इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, सही है, इनको परिभाषित किया जा सकता है, हाँ लिमिट है इनकी। इसी प्रकार मैं त्रिभुज के प्रकार बोला, मान लो त्रिभुज के प्रकार यही होते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होता, तो ये क्या हुआ आपके तुम्हारे परिभाषित हुए हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं आपसे बोलूं 270 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो आप बताओगे कि इसके जो 270 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होंगे। जैसे मान लो 270 के आप कर लोगे, मान लो इसको 10 को लिख लोगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 10 ये वाला, और 27 को क्या लिख दोगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, सही है। 2 5 10, 10 3 30, 30 3 90, 90 3 270। हाँ, तो ये क्या हुए 270 के अभाज्य गुणनखंड हमने चेक करे तो वो क्या हुए, ये हुए। आप भी बताओ यही, कोई दूसरा स्टूडेंट भी बताएगा, कोई दूसरा टीचर भी बताएगा। जो 270 के जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड आप नहीं जानते हैं तो बहुत संख्या होती है जिनका जो अधिक से अधिक जो गुणनखंड होते हैं, एक से भाग जाए या खुद से भाग जाए, हैं खुद से और एक से ही के अलावा और कोई गुणनखंड न, वो क्या संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे मान लो एक और खुद की संख्या के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब मान लो 270 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, केवल और केवल यही है, इनके अलावा कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, सुप्रवासित हुआ। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि मैं शब्द को समझा रहा हूं कि सुप्रवासित होता क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो x² - 5x + 6 के मूल, तुम्हारा एक जो इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + 6, तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड करोगे। जैसे कि आपने 9th में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्या करोगे, x², यहाँ पे गुणा करके 6 लाना है, जोड़ के 5 लाना, क्या कर दोगे, -3 - 2 कर दोगे, -3x + 2 -2x + 6। क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, इसमें 2 कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लेगा, यहाँ पे x -3 बचेगा। इसी प्रकार -2 कॉमन लोगे, यहाँ भी x -3 बचेगा। अब x -3 कॉमन ले लोगे, जब x -3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x -2 बचेगा। आप क्या करते हैं फिर यहाँ पे बराबर ये 0 होता है, ये कोई समीकरण होता है, समीकरण कब कहलाता है, जब बराबर में 0 हो, है तो बराबर में 0 लेते हैं तो क्या कहते हैं, जब x -3 बराबर, बताओ ये 0 कब होगा। हम अधिकतर क्या करते हैं, इनकी तुलना 0 के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, वैसे एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जी। आपका मान लो a गुणा b बराबर क्या है, 0 है, क्या है, a गुणा b बराबर 0, तो क्या होगा, ये 0 कब होगा, या तो इसका मान 0 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा, या तो इसका मान 0 होना चाहिए या इसका मान 0 होना चाहिए, तभी तो ये 0 होगा। तो इसी प्रकार जब ये 0 होता है हम क्या करते हैं, जब लिखेंगे x -3 बराबर क्या हो, 0, इसको बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर यहां से 3 आ जाता है। इसी प्रकार जब x -2 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो हम इसलिए रखते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि ये प्रत्येक जो समीकरण है वो बराबर 0 की होता है। इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हमें a का मान 0 होना चाहिए या b का मान 0 होना चाहिए। इसी प्रकार हमने यहाँ पे या तो इसका मान 0 रख दिया या इसका मान 0 रख दिया। तो जो इसको मूल आए वो क्या है, 2 आए, 3 आए। तो मैंने वही बताया, इसके जो मूल है वो क्या है, 2, 3 है। मूल क्या है इसके, 2, 3। तो इसके आप भी बताओगे 2, 3 होंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट भी बताएगा 2, 3 होंगे, और कोई दूसरा टीचर भी बताएगा कि 2, 3 होंगे। तो ये क्या हो, सुप्रवासित हुआ, पहले से वेल डिफाइंड है, ये क्या है,
सुप्रवासित है। तो आपने अन्य ऐसे ही उदाहरणों को समझा। एक इसके विपरीत उदाहरण लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं गणित के टॉप 10, गणित के जो टॉप 10 टीचर हैं उनका समुच्चय बताइए। गणित के टॉप 10 टीचर है जो, मान लो मैथ के जो गणित के टॉप 10 टीचर है मैथ के, तो उनका समुच्चय बताइए। तो इसमें हाँ, इसको प्रवासित नहीं किया सकता। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी है, उसकी थिंकिंग ये है कि मेरी नज़र में जो मैथ के टीचर है मुझे ये सही है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं ये नहीं है, ये सही है, बी सी डी है। लेकिन तीसरा बोल रहा है कि सी होंगे, डी होंगे, एफ होंगे, एच होंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये प्रवासित नहीं। मैं समझा रहा हूं कि सुप्रवासित क्या होता है। हमने समुच्चय को समझ लिया कि समुच्चय क्या होता है, जो भी समूह होता है, जो भी तुम्हारा संग्रह होता है, वो क्या होता है, समुच्चय होता है। लेकिन सुप्रवासित क्या होता है, सुप्रवासित ये होता है, यहां पर हमने देखा जो गणित के जो टॉप 10 टीचर हैं उनका समुच्चय। तो मान लो एक विद्यार्थी ने कुछ अलग बताया, बी ने कुछ अलग बताया, सी ने कुछ अलग बताया, तो ये क्या हो, अप्रवासित हुई। क्या हुई, अप्रवासित हुई। तो मैं आशा करता हूं आपने ये प्रवासित और सुप्रवासित के बारे में समझा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 3/0 बराबर 6, और मान लो और कोई 4/0 बराबर 5 है, जो उदाहरण है। तो ये क्या सत्य बात है, ये प्रवासित है क्या? इनको हम समझ रहे हैं प्रवासित और सुप्रवासित होता क्या है, अप्रवासित और सुप्रवासित। यहाँ पे ये 0 है, जो हम चेक कर लेंगे क्या क्या इसका गुणा है 0 के बराबर, 3 के बराबर है। आप लोगों के 3 बराबर 6 गुणा 0, 0 हो जाएगा। या क्या 0 3 के बराबर नहीं है, तो ये प्रवासित नहीं है। क्या आप देखोगे यहाँ पे ये सही बात है? भाई मैं करूंगा या आप करोगे या कोई दूसरा टीचर करेगा, दूसरा स्टूडेंट करेगा, तो क्या हुआ, ये बात अनडिफाइंड बताएगा, ये डिफाइंड नहीं है। मान लो 4, इसको चेक कर लेंगे, 4 बराबर 0 गुणा 5, तो ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये बात सत्य कब होगी? मान लो 3/0 बराबर 6 है, ये बात सत्य कब होगी? जब इनका गुणा करके आपस में ये संख्या बन जाए, जब इनका आपस में गुणा करके ये संख्या बन जाए। अब मान लो इसी की पैरेलल एक और चीज ले लेते हैं। मान लो 12/3 बराबर 4, मैं बोलूं कि ये क्या प्रवासित है, ये सुप्रवासित है? आप कहोगे इसका गुणा चेक करके देख लेते हैं, 12 बराबर 3 गुणा 4, आप कहोगे 4 12 ये भी है, 12 ये भी है, तो ये क्या हुई, सत्य बात हुई। तो जो सुप्रवासित हो गया, ये अप्रवासित हो गया। क्या हुआ, अप्रवासित हुआ, अनडिफाइंड हुआ। ये क्या हुआ तुम्हारा, प्रवासित हुआ, या सुप्रवासित बोल सकते हैं, सुप्रवासित हुआ। ये सुप्रवासित हुआ है। तो आशा करता हूं आप ये समझ चुके होंगे कि प्रवासित क्या होता है, सुप्रवासित क्या होता है। इसके बाद आपके जो समुच्चय हैं उसके आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे समुच्चयों के अवयवों के बारे में है। तो वैसे बेसिकली मैं आपको समुच्चयों के अवयवों के बारे में समझा दूं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जो मान लो समुच्चय जिन पदों या जिन नंबरों या जिन वस्तुओं से मिलकर बनता है वही क्या कहलाता है, उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास है, क्लास का एक समूह है, किससे मिलकर बन रही है, एक मान लो बच्चों के समूह से बन रही है, स्टूडेंट के समूह से बन रही है। तो वो इसमें जो स्टूडेंट है वो क्या हुआ, आपका एक उदाहरण हुआ है, वो क्या हुआ, बच्चे क्या हुए, इसके अवयव हुए। इसी प्रकार मैं बोलूं, जो भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों का समुच्चय, जो भारत के जो राज्य हैं, मतलब भारत किससे मिलकर बनना है, राज्यों से मिलकर बनना है, तो जो राज्य है वो क्या हुआ, उसके अवयव हुए। इसी प्रकार मैं बोलूं आपसे, एक गांव किससे मिलकर बनना है, गांव बहुत सारे गांवों से मिलकर बनना है। तो जो उसमें गांव में बहुत सारे जो घर है वो क्या है, वो एक तुम्हारे अवयव हैं। इसी प्रकार मैं बोलूं कि आपके परिवार का समुच्चय, आपके परिवार में जो भी जन हैं, जो भी जितने भी लोग रहते हैं, उनका जो भी जन से जो भाई जो संग्रह बनना है, वो संग्रह किससे बनेगा, जो भी तुम्हारे घर में जो मेंबर होंगे उनसे मिलकर बनेगा। तो जो भी मेंबर है वो क्या हुए, इसके अवयव हुए हैं। इसी प्रकार मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो बास्केट है, एक टोकरी है, इसमें क्या है, आम रखे हैं, बहुत से आम का सीजन चल रहा है अभी, इसमें क्या है, बहुत से आम रखे हैं। तो जो आम का जो ढेर है, जो आम का जो समुच्चय है, तो जो इसका जो अवयव हुआ वो क्या हुआ, आम हुआ। इसी प्रकार मैं बोलूं आपसे, जो मान लो जानवरों का जो समुच्चय है, तो उसमें जो अवयव हुए वो क्या हुए, आप बोलोगे इसमें जानवर किससे बनते हैं, जानवर होते हैं, शेर होता है जानवर आपका, और मान लो चूहा जानवर होता है, और मान लो कुत्ता जानवर होता है। तो जो कुत्ता हुआ वो क्या है,
जानवरों के समुच्चय का एक अवयव है। तो मैं आशा करता हूं आपके ये अवयव समझ में आए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे अवयवों का निरूपण, संकेतन, सॉरी, मतलब अवयवों को, जो अवयव होते हैं तुम्हारे, मान लो जैसे कि तुम्हारे जो भारत में जो भी राज्य है वो क्या अवयव है, लेकिन इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको निरूपण करने का तरीका क्या होता है, इनको संकेत कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो समुच्चय के जो अवयव हैं उनको, जो पहले समुच्चय को सीखेंगे, समुच्चय को डिनोट कैसे, संकेत कैसे किया जाता है। जो भी समुच्चय होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जो कैपिटल अक्षर होते हैं, उनके द्वारा नोट किया जाता है। जो समुच्चय होते हैं, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला आपको थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा होगा, लाइट चली गई यहाँ पर। तो समुच्चय के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर होते हैं, ए बी सी डी, मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, डॉट डॉट चलता जाएगा, मान लो एस टी और डॉट डॉट चलता जाएगा एक्स वाई जेड। तो जो भी तुम्हारे जो समुच्चय होंगे हैं, जैसे मैंने बताया कि मान लो क्लास का समुच्चय है, संतरों का समुच्चय, और संतरों के ढेर का समुच्चय हुआ, और जानवरों का समुच्चय हुआ, जो उनको समुच्चय को नोट करेंगे वो कैपिटल अक्षर से नोट करेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं उनके द्वारा नोट करेंगे। अब जो मान लो जो समुच्चय है वो किससे बनेगा, अवयव से बनेगा। अब देखेंगे अवयवों को किससे नोट करते हैं। अब जो अवयव होते हैं तुम्हारे जो भी अवयव होते हैं उनको, जैसे मान लो समुच्चय को बड़े से करते हैं, इनको छोटे स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डॉट डॉट एस कॉमा टी डॉट 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 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सही है। तो जो भी समुच्चय होता है उनको कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, संकेत करते हैं, और जो उनके जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, इनको व्यक्त करना सीखते हैं। मान लो एक्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स समुच्चय ए में है। एक्स जो समुच्चय है, समुच्चय ए में है, इसको नोट करना सीखते हैं, संकेत करना सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बोलूं जो एक्स है, वो जो एक्स एलिमेंट है वो क्या समुच्चय ए में पाया जाता है। तो आप क्या करोगे, एक्स एलिमेंट ए, सही है, इसको आप बोलोगे एक्स एलिमेंट ए। ये क्या है, एक तरह से तुम्हारा ये ग्रीक लेटर है, जो यूनानी लेटर है, ये यूनान से आए हैं। अधिकतर जो तुम्हारे जो गणित में यूज हुए हैं, जो गणित में जितने भी लेटर आए हैं, जितने भी जो प्रतीक आए हैं, वो तुम्हारे ग्रीक से ही लिए गए, जितने भी यूनान से ही लिए गए हैं। तो ये तुम्हारा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं एक्चुअली में, एप्सिलॉन। आप इसको, इसका यूज उसमें भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आएगा आप पर। तो इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका वैसे अर्थ होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू होता है। और एप्सिलॉन जो हो गया, जो बिलोंग्स टू हो गया है, जो प्रतीक है वो क्या है, यूनान से आया है, यूनानी प्रतीक है, ये है यूनान से आया हुआ यूनानी प्रतीक है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल के साथ समझते, मान लो मैं बोलूं n बराबर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको डिनोट कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, ये एक क्या है, एक एलिमेंट है किसका, n का, मतलब एक बिलोंग करता है किससे, n से। अब एक बिलोंग n से कर रहा है ना, एक जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट कहलाते हैं सभी, और जो पूरा क्या होगा तुम्हारा समुच्चय होगा है। जो एक है वो बिलोंग किससे करता है, n से करता है। मैं आपसे बोलूं यहाँ पे 0 एलिमेंट n, यहाँ पे जो हो जाएगा 0 बिलोंग करता है n से। क्या 0 n में पाया जा रहा है, आप बोलोगे नहीं पाया, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, ऐसे बोलोगे है। इसी प्रकार और भी कर लेते हैं, मान लो स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय क्या होता है, ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू। तो मैंने बताया जो भी समुच्चय उनको कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे, और जो भी उनके जो एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करेंगे हैं। तो मान लो मैं आपसे बोलूं यहाँ पे क्या करूंगा, ए एलिमेंट है किसका, वी का, सही बात है जी, सही बात होगी यहाँ पे, लेकिन ये गलत होगी। इसी प्रकार इसका भी विपरीत लेते हैं, ए एलिमेंट है वी का। क्या आप बताइए, बी एलिमेंट हो जाएगा वी का, क्या बी बॉबिल में पाया जा रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो क्या करोगे, इसको
इज नॉट बोल दोगे, इसको काट दोगे, हैं तो ये क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो उसके बाद और भी उदाहरण लेते हैं। मैं बोलूं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ऐसे लिख देते हैं, W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये है। मैं आपसे बोलूं कि 0 एलिमेंट है किसका, W का, आप बोलोगे है, सही बात है ये है। मैं बोलूं कि -1 एलिमेंट ऑफ W, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि जो W जो होल नंबर है क्या उनमें -1 आता है, नहीं आता, तो ये क्या हुआ, इज नॉट एलिमेंट ऑफ W हो जाएगा है। अब आशा करता हूं आपको ये संकेतन के बारे में समझ में आया होगा, और इनको जो निरूपण करते हैं, इनको जो एलिमेंट के द्वारा दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं वो भी समझ में आया होगा। अब इसके आगे इसके निरूपण करने की विधियों को समझेंगे। जैसे मान लो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से क्या करना है, आपको ताजमहल जाना है, तो आप क्या करोगे, एक तो मथुरा हाईवे के द्वारा आओगे या एक नोएडा हाईवे के द्वारा आओगे, आपको पहुंचना कहाँ, आगरा ही है। तो इसी प्रकार जो समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां बताई गई हैं आपके गणित में, वो 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जो पहली विधि है वो रोस्टर या तालिका विधि है। तालिका को आप मान लो तालिका को कॉलम विधि भी बोल सकते हो, हैं, और स्तंभ विधि भी बोल सकते हो। तो रोस्टर पहली विधि है रोस्टर या तालिका विधि, और जो सेकंड है वो क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समझते हैं, मान लो इसकी 2 विधियां बतलाई गई हैं। पहली क्या है, यहां पर लिख देते हैं, जो पहली है वो क्या है, तालिका या रोस्टर विधि। इसी प्रकार जो दूसरी विधि है वो है गुण विधि। गुण विधि बोल लो या इसको समुच्चय निर्माण विधि बोल दो, है समुच्चय निर्माण विधि। ओके, तो ये आपकी जो गणित में जो समुच्चय को प्रदर्शित करने की जो विधि बतलाई गई है वो 2 प्रकार की विधि बतलाई गई है, एक रोस्टर या तालिका विधि और दूसरी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, मान लो 42 को विभाजित 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। सही है, जो 42 है, 42 को विभाजित करने वाली संख्या को समुच्चय समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ये 42 को विभाजित करने वाली संख्या को जो समुच्चय है वो दोनों विधियों के द्वारा हम हल करके देखें किस प्रकार होगा। पहले तालिका या रोस्टर विधि के द्वारा करते हैं। तो मान लो जो 42 है उसको किसी से नोट कर देंगे, मान लो ए से नोट कर देंगे, हैं जो समुच्चय है उसको बड़े कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त करना है, तो ए से व्यक्त कर देंगे। अब इसके जो 42 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी, उनको लिखेंगे। इसको लिखेंगे, हाँ इसको एक और बता दूं, जो भी तुम्हारे जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मतलब जो भी अवयव होते हैं, मान लो जो भी समुच्चय बनता है वो किससे बनता है, अवयव से बनता है। जो भी अवयव है उनको एक महिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है, अंदर बंद किया जाता है, जो क्या महिला कोष्ठक कहलाता है, कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। इनको ये मान लो ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, मान लो, और 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं, 6 से कटेगी, है 7 से कटेगी, और तुम्हारी 21 से कट जाएगी, 42 से कट जाएगी। तो ये आपके क्या हुआ, ये तालिका या रोस्टर विधि के द्वारा प्रदर्शित हुआ। मान लो इन्हीं संख्याएं हैं, केवल यही संख्याएं जो 42 को विभाजित करती हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा व्यक्त करना चाहो, किस प्रकार करेंगे। मान लो पहले तो करेंगे तो कैपिटल लेटर से ही, है ए बराबर, और महिला कोष्ठक में बंद करेंगे। इसको किस प्रकार करेंगे, इसको अक्षरों के द्वारा व्यक्त करते हैं जो भी अंक होते हैं, और इसको हिंदी के द्वारा व्यक्त हैं, हिंदी शब्दों में व्यक्त इसको अधिकतर ऐसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, है जो एक्स जिस सच दैट होता है, सच दैट इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, सच दैट इसको बोलते हैं हिंदी में ऐसा है कि, ऐसा है कि। जो x है वो x इस प्रकार है कि x है, x ऐसा है कि क्या है ये
42 को विभाजित करने वाली संख्या, तो 42 को यहां पे थोड़ा आ नहीं पा रहा, तो ये पूरा महिला कोष्टक में बंद होगा, यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, विभाजित करने वाली संख्या। आपने देखा यहां पर जी, हमने जो भी नंबर के द्वारा जो 42 विभाजित होगा वो नंबर को लिख दिया, और यहां पे हमने हिंदी के रूप में लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि 42 को विभाजित करने वाली संख्या है। जो एक्स क्या है, 42 को विभाजित करने वाली संख्या है, मतलब एक्स क्या है, जो नंबर ही तो वो क्या है, 42 को विभाजित करने वाली संख्या है। इसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। है मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, तो पहले मान लो जे अंग्रेजी वर्णमाला आ रही है, इसको वी से डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको भी वी से डिनोट कर देंगे। दोनों विधि के द्वारा हम बता रहे हैं, एक तालिका विधि के द्वारा, एक गुण विधि के द्वारा है, इसको भी वी से व्यक्त करेंगे। है तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया जो भी तालिका जो रोस्टर विधि होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सभी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों का समुच्चय क्या होगा, ए ई आई ए ई आई ओ यू, और क्या करते हैं, इनको महिला कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी महिला कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि क्या है, एक्स एक वोवेल है, एक्स एक स्वर है। बस इस विधि में बस इतना ही है। तो मैं आशा करता हूं आपके ये दोनों एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब न्यू लेक्चर में दूसरे वीडियो में मिलते हैं, आपकी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दें। ये मेरा पहली वीडियो थी, और अपने जो भी नए दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको आप ये शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।